स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स इंडिया और कतर के पर्सपेक्टिव से। कतर के जो आमिर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आए हैं, तो इस विजिट के जो आउटकम्स हैं उनको एक बार हम रीड करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इस न्यूज़ का जो इम्पोर्टेंस है यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। आप देखिए कि प्रीलिम्स के पेपर के अंदर भी इंडिया और कतर के जो रिलेशन है उसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे हो सकता है कतर का जो लोकेशन है उसके रिगार्डिंग में, कि जो पर्शियन गल्फ के अंदर में कौन कौन से कंट्रीज हैं वो अपना एरिया शेयर करते हैं। या आपसे जो सवाल हो सकता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की रिगार्डिंग में, क्योंकि स्टूडेंट्स गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं, सभी कंट्रीज नहीं है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम कंट्रीज के साथ में इंडिया ने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको ऑलरेडी साइन किया है। और अब आप देखिए कि रिसेंटली इंडिया कतर रिलेशन के अंदर भी जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसके साइन करने के रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है वो यहाँ पे किया गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मेंस का जो पेपर है उसके अंदर भी आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं इंडिया और कतर के जो रिलेशन है, स्पेसिफिक क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि कतर इंडिया का जो एनर्जी का जो डिमांड है उसको फुलफिल करता है। इनके कतर के द्वारा इंडिया का जो 42% जो लिक्विड नेचुरल गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, जो फर्टिलाइजर्स है उनका जो भी सप्लाई है वो किया जाता है। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन है वो हो सकता है जीएस पेपर सेकंड के अंदर में, कि मेंस के पेपर के अंदर में, कि यहाँ पे इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ के रिगार्डिंग में, इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है जिसको कि इंडिया ने 2005 के समय लॉन्च किया था। अभी आप देखिए कि मैक्सिमम जो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ में इंडिया का जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी बेटर हुआ है। काफ़ी सारे इंडिया के जो स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आपको वेस्ट एशिया के रीजन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस न्यूज़ का जो डिस्कशन है उसको एक बार स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि यहाँ पे स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के रूप से इंडिया का जो यहाँ पे रिलेशन है कतर के साथ में उसको इम्प्रूव करने के बारे में डिस्कस किया गया। इंडिया का स्टूडेंट जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, 6 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जो कि वेस्ट एशिया के अंदर सिचुएटेड हैं। कौन कौन से कंट्री हैं स्टूडेंट्स गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर में? तो आप देखिए कि कुवैत है, कुवैत के अलावा स्टूडेंट्स ओमान है, कुवैत है, ओमान है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया है। और स्टूडेंट्स इसके अलावा बहरीन एंड कतर है, इसके अलावा बहरीन है और कतर है। अब इंडिया के द्वारा इन 4 जो कंट्रीज हैं कुवैत, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड सऊदी अरेबिया, इनके साथ में जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है ऑलरेडी इंडिया के द्वारा साइन है वो किया गया है। अभी जो कतर के साथ में जो डिस्कशन है वो किया गया, जल्द ही इंडिया के जो रिलेशंस हैं उनको एलिवेट कर दिया जाएगा स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के रूप से। तो बहरीन ओनली कंट्री है जिसके साथ में इंडिया का जो प्रेजेंट समय में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है वो नहीं है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स के साथ में। स्टूडेंट्स, यमन के द्वारा भी जो मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया गया था, बट बाद में वहाँ पे पावर का चेंज होता है, होती रेबल ग्रुप्स के द्वारा पावर को कैप्चर कर लिया गया। उसके बाद से यमन को ऐड है वो नहीं किया गया है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर में। अब ये जो ग्रुप है वो एग्जिस्टेंस में आता है 1981 के समय। ये ग्रुप एग्जिस्टेंस में आया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है स्टूडेंट्स? रियाद के अंदर में इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि इंडिया के जो रिलेशंस हैं जिनको कि बूस्ट करने के बारे में यहाँ पे डिस्कशन रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडिया और कतर के जो ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि कतर और इंडिया का जो ट्रेड है जो प्रेजेंट समय में आपको 14 बिलियन डॉलर के आसपास देखने के लिए मिलेगा, तो उसको भी डबल करने का डिस्कशन किया गया है। कि रिसेंटली आप देखिए कि इंडिया और कतर का जो ट्रेड है वो लिटिल बिट डिक्लाइन भी हुआ था कंपैरिजन टू जो प्रीवियस ईयर्स हैं उसके रिगार्डिंग में। तो उसका डिक्लाइन का मेन रीजन क्या है? मेजर सप्लायर कौन से एरियाज को सप्लाई करता है कतर इंडिया को? तो आप देखिए कि लिक्विड नेचुरल गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी काफ़ी सारे ऐसे थिंग्स हैं जैसे पेट्रोकेमिकल जो प्रोडक्ट्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, एल्यूमिनियम आर्टिकल्स हैं, यूरिया है, फर्टिलाइजर के रिगार्डिंग का जो थिंग्स हैं वो भी सप्लाई की जाती हैं इनके द्वारा। तो स्टूडेंट्स, इन एरियाज़ का इंडिया के द्वारा अदर कंट्रीज़ के साथ में जो एंगेजमेंट के थ्रू आप देखिए कि डिमांड है उसको फुलफ़िल किया गया, स्पेशली जो रसिया है वहाँ से फुलफ़िल किया गया था। तो इस वजह से इंडिया और कतर का जो रिलेशन है वो जो ट्रेड है वो रिसेंटली लिटिल बिट डिक्लाइन हुआ है। तो उसको डबल करने के बारे में बात किया गया है कि 2030 तक हमें 28 बिलियन का जो टारगेट है उसको अचीव करना है। डबल टैक्सेशन जो अवॉइडेंस ट्रीटी है कि जो टैक्सेशन का जो डबल टैक्स है वो ना लगे, उसके रिगार्डिंग में
डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस जो यहाँ पे एग्रीमेंट है उसको भी यहाँ पे साइन है वो किया गया है इंडिया और कतर के द्वारा। स्टूडेंट्स जो कतर के जो यहाँ पे अमीर इंडिया के विजिट के लिए आए हैं, एक तो आप देखिए कि इससे पहले 2015 के समय आए थे इंडिया के लिए कतर के जो अमीर हैं, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा भी विजिट किया गया था, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके द्वारा तो रिसेंटली आप देखिए कि जनवरी के समय ही विजिट किया गया, जिसको कि हमने डिस्कस किया है जनवरी के करंट अफेयर्स के दौरान में। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप देखिए कि अभी जो रिसेंट इनका विजिट हुआ है जस्ट 5 डेज बिफोर द कि जो 5 अरब कंट्रीज हैं उनके द्वारा एक डिस्कशन है उसको किया जाएगा, क्योंकि यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप उनके द्वारा क्या किया गया कि जो गाजा स्ट्रिप से जो पैलेस्टीनियन पर्सनस हैं उनको नाइबर कंट्रीज के लिए सेंड कर दिया जाए। नाइबर कंट्रीज कौन से हैं गाजा से? एक तो आप देखिए कि जॉर्डन है, जॉर्डन के अलावा इजिप्ट का जो एरिया है, इसको मैक्सिमम कंट्रीज के द्वारा उस प्लान को रिजेक्ट किया गया है। तो आप देखिए कि 5 अरब कंट्रीज है उनका भी एक मीटिंग कंडक्ट होगा आने वाले समय के अंदर में। उससे पहले इंडिया के लिए इनका विजिट रहा है, तो इंडिया विजिट के दौरान में इजराइल और पैलेस्टाइन का जो कन्फ्लिक्ट है उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इंडिया आप देखिए कि पहले के समय इंडिया के द्वारा 2 स्टेट सॉल्यूशन है उसको सपोर्ट किया जाता था। 2 स्टेट सॉल्यूशन है जिसके थ्रू इजराइल और पैलेस्टाइन का जो क्राइसिस है उसको रिजोल्व है वो किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे, आप देखिए कि कुछ नेवल ऑफिशियल्स हैं जिनको कि सेंटेंस दिया गया था, बाद में उनको रिलीज भी कर दिया गया था। तो एक जो ऑफिशियल है अभी वहाँ पे कतर का जो कस्टडी है उसी के अंडर में है। तो स्टूडेंट्स उसके रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है वो ये रहा, बेसिकली हमारे काफ़ी सारा जो लार्जेस्ट इंडिया का जो डायस्पोरा है, लार्जेस्ट वर्किंग फोर्स है कतर के अंदर में, और अराउंड द 600 के आसपास जो प्रिजनर पर्सन है जो कि प्रिजन के अंदर में है, इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे वर्क करता है। आप देखिए कि 2024 का जो ईयर है, 24 के ईयर के अंदर में 85 जो पर्सन्स हैं उनको पार्डन है वो ग्रांट किया गया है। तो हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर में और जो पर्सन्स हैं उनको भी रिलीज है वो किया जाए, वहाँ पे किसी भी केस के अंदर वो कन्विक्टेड हैं या उनके अगेंस्ट में जो चार्ज हैं वो लगे हैं। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली आप देखिए कि इन सब पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में भी डिस्कशन है जो कि हमारा ऑलरेडी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो नेगोशिएशन फेज के अंदर में है, कि जिससे कि इन 6 कंट्रीज के साथ में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको कैरी आउट किया जा सके। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि इंडिया के द्वारा कतर को कौन से ऐसे जो थिंग्स है वो एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो आप देखिए कि इंडिया के द्वारा जो एक्सपोर्ट किया जाता है कतर को वो है सीरियल है, कॉपर है, आयरन एंड स्टील है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, स्पाइसेज हैं, प्रोसेस फूड है। ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसका इंडिया का मेजरली एक्सपोर्ट है वो आपको कतर के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इंडिया कतर का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर होने के साथ ही बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट है वो भी इंडिया के साथ में जो नेगोशिएट है वो किया गया है कतर के द्वारा। तो ये कतर और इंडिया का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो सब हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूएस एंड रसिया के पर्सपेक्टिव से हैं, आप देखिए कि यूएस एंड रसिया के जो डिप्लोमेट्स हैं, जो ऑफिशियल पर्सनस हैं उनके द्वारा सऊदी अरेबिया के वहाँ पे जो डिस्कशन है वो किया गया। डिस्कशन के अंदर में बेसिकली स्टूडेंट्स यही डिस्कस किया गया है, एक तो खुद के जो रिलेशन है उनको कैसे बूस्ट करना है, सेकंड डिस्कशन है कि यूक्रेन का जो वॉर का जो सिचुएशन है उसको कैसे एंड करना है। तो उसको यहाँ पे यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के रिगार्डिंग में भी जो डिस्कशन है वो रहा है। एग्जाम के पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट ये है, एक तो आप देखिए कि जो यूक्रेन का जो ऑफिशियल्स है उनका प्रेजेंट नहीं था, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनका भी प्रेजेंस है वो नहीं है, क्योंकि यूक्रेन से जो एरिया शेयर करने वाले जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कशन के पार्ट के अंदर इंक्लूड है वो नहीं किया गया। आप देखिए यूरोप के वहाँ पे ऑलरेडी एक मीटिंग कंडक्ट हुआ है कंट्रीज का, यूक्रेन वॉर को किस तरीके से उनके द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड करना है, उसके अंदर भी जो डिफरेंसेस हैं वो सामने आए हैं काफ़ी सारे कंट्रीज़ के। तो रसिया और यूएस का जो डिस्कशन है उसके बारे में है, यूक्रेन वॉर को रिजोल्व करने के पर्सपेक्टिव से, जो कहाँ पे कंडक्ट हुआ है, रियाद के अंदर में, जो कि सऊदी अरेबिया का कैपिटल एरिया है। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे कतर के बारे में ही डिस्कस किया था, तो इसका एक बार लोकेशन आप जरूर से देख लेना। पर्शियन गल्फ के अंदर ये सिचुएटेड है। कहाँ पे सिचुएटेड है? पर्शियन गल्फ के अंदर में। और आप देखिए कि जो मैक्सिमम जो मैरीटाइम बॉर्डर है वो पर्शियन गल्फ और लिटिल बिट एरिया है वो गल्फ ऑफ बहरीन के साथ में शेयर करता है।
और इसके अलावा जो लैंड बॉर्डर है कतर का वो सऊदी अरेबिया के साथ में शेयर है वो हुआ करता है। लोकेशन एक बार एटलास के अंदर जरूर से प्रैक्टिस कर लेना। चीफ इलेक्शनल कमिश्नर हैं, उनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा के अंदर में, उनके द्वारा कहा गया कि इस तरीके से जो सिलेक्शन जो कमेटी है, आप देखिए कि इनिशियल फेज के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट है वो डिलीवर किया गया। जजमेंट कौन से केस के अंदर डिलीवर किया गया? अनूप बरनवाल, अनूप रनवाल केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने एक सिलेक्शन कमेटी है वो बताया कि एग्जीक्यूटिव को जो टू मच पावर है वो नहीं होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव का टू मच जो इंटरफेरेंस है इस सिलेक्शन के अंदर में, क्योंकि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बॉडी है इलेक्शन कमीशन हमारी डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए भी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करने के पर्सपेक्टिव से भी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट का जो पर्सन है उसका अपॉइंटमेंट ना रहे, तो आप देखिए कि सिलेक्शन कमेटी के अंदर में उनके द्वारा बताया गया कि पीएम सर रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा रहेंगे। अब आप देखिए उसके बाद में गवर्नमेंट के द्वारा जो लेजिस्लेशन है उसको लेके आया, क्योंकि लॉ मेकिंग पावर है वो किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में है लॉ मेकिंग पावर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सिलेक्शन कमेटी है उसके अंदर चेंज किया गया। चेंज क्या किया गया? एक तो आप देखिए कि पीएम सर रहेंगे, एक यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर रहेंगे जिनको कि पीएम सर के द्वारा नॉमिनेट किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं वो रहेंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन है जो लोकसभा के अंदर प्रेजेंट समय में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पॉलिटिकल लीडर हैं तो उनको रखा गया है। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है कि जो कोर्ट के अंदर में पेंडिंग है इस तरीके से इसको चेंज की, जो कम्प्लीटली गवर्नमेंट के ही फेवर के अंदर में है, क्योंकि आप ऑलरेडी आप देखिए कि 2 पर्सन्स हैं वो गवर्नमेंट के फेवर के अंदर रहेंगे, पीएम सर एंड जो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर हैं। तो उसके रिगार्डिंग में इनके द्वारा जो डिस्कस है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इलेक्शन कमीशन के ही बारे में, तो आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन जो कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 उसके थ्रू इसका इस्टेब्लिशमेंट है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करना है। इलेक्शन कौन कौन से कंडक्ट करता है इलेक्शन कमीशन? हमारे यूनियन के जो इलेक्शन है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, इसके अलावा आप देखिए कि जो जनरल इलेक्शन है लोकसभा के, राज्यसभा के इलेक्शंस जो कंडक्ट किए जाते हैं वो कंडक्ट करता है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी। तो क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है वो कौन से इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है? वो स्टूडेंट्स इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो 3 टायर बॉडीज हैं लोकल गवर्नेंस के रिगार्डिंग में, और स्टूडेंट्स जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके इलेक्शन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन असिस्टेंस जरूर प्रोवाइड करता है इलेक्शन कमीशन को, बट यहाँ पे जो प्योरली जो इलेक्शन ये कंडक्ट करवाता है वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है वो इसके हैंड के अंदर में है। तो ये इलेक्शन कमीशन के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आप देखिए कि ये टॉपिक कहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। एक तो आपको पॉलिटी के रिगार्डिंग में ये जो टॉपिक है वो पता होना चाहिए। जीएस पेपर सेकंड के अंदर भी आपसे जो सवाल है वो हो सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स उड़ीसा के वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर में कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उसमें एक फॉरेन स्टूडेंट का डेथ होता है। उन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से आप देखिए कि कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया है, निकाल दिया गया। इस तरीके का जो न्यूज़ है वो डेवलप हुआ है उड़ीसा के वहाँ पे। एग्जाम के पर्पज से क्या यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इस तरीके से सवाल हो सकता है? काफ़ी रेयर चांसेस हैं, कोई क्वेश्चन है वो मुश्किल ही पूछा जाए, बट आपको एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर से होना चाहिए कि काफ़ी सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, काफ़ी सारे हमारे जो साउथ एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ा करते हैं। इंडिया वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो हब सेंटर है वो इमर्ज हुआ है एजुकेशन का। काफ़ी सारे जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज आप बोल सकते हो, ग्लोबल साउथ के कंट्रीज को एजुकेशन के रिगार्डिंग में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हब है। स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ जो उड़ीसा के अंदर में ये जो यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है, और यूनिवर्सिटी का जो नेम है वो है कलिंगा यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स कलिंगा वॉर के बारे में भी आपको एक बार पता होना चाहिए। कलिंगा वॉर बेसिकली आप देखिए कि एम्परर जो अशोका हैं वो लड़ते हैं, और उसके बाद में उनका जो माइंड सेट है वो चेंज होता है। माइंड सेट इस तरीके से चेंज होता है कि पीस को प्रीच किया गया, पीस को उनके द्वारा कलिंग वॉर के बाद में जो प्रमोट है वो किया गया था। आप देखिए कि जो कलिंगा का एरिया है, जो उड़ीसा का एरिया है, वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है वो भी सिचुएटेड है, जिसको कि हम धौली इंस्क्रिप्शन के नाम से जाना करते हैं। और धौली इंस्क्रिप्शन के अंदर में यही बताया गया है कि पीस को प्रमोट करना है, जो हारमनी है उसको प्रमोट करना है सोसाइटी के अंदर में एम्परर अशोका के द्वारा। यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं? धौली जो इंस्क्रिप्शन है वो कौन सा रिवर के वहाँ पे सिचुएटेड है? दया रिवर है, दया रिवर वहाँ से पास करता है।
क्वेश्चन आपसे ये भी हो सकता है कि कौन सा एम्परर है जो अपनी जो पब्लिक है उससे कम्युनिकेट किया करता था। तो एम्परर अशोका हैं जो अपना पब्लिक के साथ में अपने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू अपने मैसेज भी डिलीवर किया करते थे, उनको कुछ गाइडेंस है वो भी बताया करते थे। तो ऐसे भी आपसे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए जाएंगे यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके पर्सपेक्टिव से हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आप देखिए कि इंडियन वुमेन है निमिषा प्रिया जो कि केरल से बिलोंग करती हैं, उनको कन्विक्ट किया गया है यमन के वहाँ पे। और यमन के वहाँ पे कौन सा जो रेबल ग्रुप है उसका डोमिनेशन है, होती जो रेबल ग्रुप्स है उनका। तो स्टूडेंट्स उनके साथ में जो डिस्कशन है वो किया गया कि इनको जो पनिशमेंट है उससे रिलीज कर दिया जाए, इंडिया इनको सेंड कर दिया जाए। एक केस के अंदर में इनको कन्विक्ट है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इनके साथ में एक और यहाँ पे इंटरव्यू है आज की न्यूज़पेपर के अंदर में। सुहासनी हैदर मैम है जो आईआर को कवर करती हैं द हिंदू के अंदर में। तो आप देखिए कि उसके अंदर भी इन्होंने काफ़ी सारे इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन है वो किया है। तो बेसिकली उन सभी टॉपिक्स को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा डिस्कशन किया गया इंडिया के जो स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि चाहबार पोर्ट है। चाहबार पोर्ट के बारे में इनके द्वारा बताया गया कि चाहबार सिर्फ ईरान के साथ में ही कनेक्टिविटी या किसी जो अदर कंट्रीज है उसके साथ में ही कनेक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चाहबार जो पोर्ट है चाहबार जो पोर्ट है वो इम्पोर्टेंट किस वजह से है कि इंडियन ओशियन रीजन के जो कंट्रीज हैं उनका जो कनेक्टिविटी है वो ये सेटअप करता है यूरेशियन कंट्रीज के साथ में। यूरेशियन कंट्रीज के साथ में आप जो कनेक्टिविटी है उसको कैरी कर सकते हो। इंडिया के द्वारा इस प्रोजेक्ट के थ्रू अपना सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी काफ़ी कुछ अपना सेंड है वो किया है। फिर बाद में आप देखिए कि वहाँ तक तो सी रूट के थ्रू, फिर ईरान का जो लैंड रूट है, जो ट्रेन्स का जो रूट है उसको यूटिलाइज है वो किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डिस्कशन है वो ये किया गया कि जो जिस तरीके से गाजा के अंदर में यूएस के प्रेसिडेंट का जो प्लान है कि वहाँ से लोगों को डिस्प्लेस किया जाए, तो उसको इनह्यूमन प्लान है वो बताया गया है। और ईरान का जो डिसीजन है वो ये बताया गया कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कंट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर में अपना जो यूनाइटेड वॉइस है उसको रेज किया जाएगा मैक्सिमम कंट्रीज के द्वारा। आप देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कंट्रीज का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है स्टूडेंट, जेद्दा नाम की एक सिटी है, जेद्दा नाम का एक सिटी है सऊदी अरेबिया के अंदर में। सऊदी अरेबिया का जो वेस्टर्न पार्ट है जो कि रेड सी के साथ अपना एरिया शेयर करता है, वहाँ पे ये जो सिटी है वो सिचुएटेड है। तो वहाँ पे आप देखिए कि जब मीटिंग कंडक्ट होगा आने वाले समय के अंदर में, तो ईरान के द्वारा भी अपना यूनाइटेड वॉइस है उसको रेज किया जाएगा। ईरान के द्वारा आप देखिए कि जो हमास है, हजीबुल्लाह है, होती रेबल्स है, इनको जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिसको कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का जो पार्ट है वो भी रखा गया है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का जो पार्ट है वो रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इनके द्वारा डिस्कशन ये भी किया गया कि निमिषा प्रिया केस के बारे में उनके द्वारा होती जो रेबल ग्रुप है उनको जो उनके जो डिप्लोमेट ओमान के अंदर में हैं उनसे डिस्कशन है वो किया गया है। निमिषा प्रिया केस को ऑलरेडी हम जनवरी के मंथ के समय डिस्कस कर चुके हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है। एक तो इंडिया का होती रेबल ग्रुप्स के साथ में किसी तरीके का जो रिलेशन है वो नहीं है। कोई भी वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ में इंडिया का जो रिलेशन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। सेकंड आप देखिए कि यहाँ पे जो निमिषा प्रिया केस के अंदर में एक ब्लड मनी का जो टॉपिक है वो भी न्यूज़ के अंदर रहा था। ब्लड मनी आपको एक इस्लामिक प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिलता है। ब्लड मनी के अंदर क्या हुआ करता है कि जिन पर्सन को कन्विक्ट किया गया है, जो पर्सन का यहाँ पे जो मर्डर हुआ है, उन फैमिली को जो मॉनिटरी सपोर्ट है, अदर जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाए और उनकी फैमिली अगर एग्री करती है कि इनको जो पनिशमेंट है वो ना दिया जाए। तो ब्लड मनी का एक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी डिस्कशन था कि ब्लड मनी के थ्रू इनका जो रिलीज है वो कैरी आउट करवाया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये न्यूज़ के बारे में यही इन्फॉर्मेशन था। चाहबार पोर्ट आपको एक बार पता ज़रूर से होना चाहिए कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट। चाहबार पोर्ट क्या पर्सियन गल्फ के अंदर में है। तो ईरान का एक बार लोकेशन आप ज़रूर से देखना। ईरान आप देखिए कि 3 वाटर बॉडीज़ के साथ अपना एरिया है वो शेयर करता है। यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे इनका देखिए पाकिस्तान का है बलूचिस्तान प्रोविंस, और ईरान के अंदर में कौन है, सिस्तान बलूचिस्तान। सिस्तान बलूचिस्तान ये जो टिप एरिया है जो कि गल्फ ऑफ ओमान के अंदर में है, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर में है, पर्शियन गल्फ के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए कि चाहबार पोर्ट है वो सिचुएटेड है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली आपको जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज देखने के लिए मिलेगा। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो कैस्पियन सी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा।
तो 3 वाटर बॉडी हैं जिनके साथ में अपना एरिया है वो शेयर करता है, कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, और यहाँ पे इनका जो चाहबार पोर्ट है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडियन पर्सन जिनको कि डिपोर्ट किया गया था, काफ़ी सारे इंडियन पर्सन वो गए थे, रशियन आर्मी को उनके द्वारा ज्वाइन किया गया, क्योंकि एजेंट्स के थ्रू उनका जो वहाँ पे आप देखिए कि इन्वॉल्वमेंट हुआ, जॉब के अपॉर्चुनिटी के लिए जो पर्सनस का विजिट हुआ है। तो स्टूडेंट्स वहीं पे ही डिस्कशन है वो किया गया है, जिसके अंदर में कुछ स्टेट से जो मोर नंबर्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं। एग्जाम के पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं है। हमारे पीएम सर आप देखिए कि पॉइंट्स आपको कुछ पता होने चाहिए। पीएम सर जब विजिट के लिए गए थे तो उस दौरान में उनके साथ में डिस्कशन किया गया था कि हमारे जो इंडियन पर्सन्स हैं उनको आप रिलीज है वो कीजिए रशियन अथॉरिटीज़ के साथ में। इसके अलावा स्टूडेंट्स एग्जाम में आपसे यहाँ से जो क्वेश्चन है स्टेट के रिगार्डिंग में क्वेश्चन नहीं रहेगा। क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है कि क्यों हमारे जो इंडियन पर्सन्स है, क्यों हमारा जो इंडियन यूथ है वो इस तरीके से माइग्रेट करता है इलीगल वे के अंदर में, या क्यों इनका जो मोर माइग्रेशन है वो देखने के लिए मिलता है, क्या सोशियो इकोनॉमिक रीजन है। तो सोसाइटल पर्सपेक्टिव से जीएस पेपर फर्स्ट के अंदर में आपसे जो सवाल है वो पूछा जा सकता है यहाँ से, क्योंकि रिसेंटली आप देखिए कि वियतनाम, लाओस, कंबोडिया नाम की जो कंट्रीज है वहाँ पे भी कुछ इंडियन पर्सन्स का इंगेजमेंट है वो देखने के लिए मिला था, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए गए थे। वहाँ पे जो साइबर के जो हब्स हैं, जो कैफ़ेज हैं, उसके अंदर में साइबर फ्रॉड का एक्टिविटी के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि आप देखिए कि उनको जो साइबर स्लेवरी का एक टर्म है वो भी न्यूज़ के अंदर में आया था उस समय में, साइबर स्लेवरी। वैसे आप ये बताना आपके लिए होमवर्क है कि इंडिया में जो स्लेवरी है वो कब अबोलिश हुआ था। क्या इंडिया में जो स्लेवरी है 1843 के समय अबोलिश है वो कर दिया गया था। स्लेवरी का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को जब आप रीड करोगे तो उसके अंदर में मेंशन है ये, क्योंकि उस समय आप देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है वो हुआ करता था मैक्सिमम पार्ट के अंदर में। उसके लेटर फेज के अंदर पंजाब का वॉर आपको देखने के लिए, जब तक आप देखिए मैक्सिमम एरिया को कैप्चर है वो कर लिया गया था, मेजरली जो एरिया है उसे। नेक्स्ट आप देखिएगा अर्थक्वेक के बारे में है। रिसेंटली यहाँ पे डिस्कस ये किया गया कि सीरिया और टर्की का जो बॉर्डर एरिया है, सीरिया और टर्की का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे 2 साल पहले एक अर्थक्वेक का सिचुएशन क्रिएट हुआ था। अभी रिसेंटली आप देखिए कि जो तिबेतियन ऑटोनोमस रीजन है वहाँ पे अर्थक्वेक का सिचुएशन क्रिएट हुआ। और अभी कल ही हमने डिस्कस किया था कि जो सेलो अर्थक्वेक है उसको फील किया गया है दिल्ली के अंदर में। तो स्टूडेंट सेलो अर्थक्वेक क्या हुआ करता है कि सरफेस एरिया से कनेक्टेड एरिया 10 किलोमीटर के वहाँ पे ही उसका एपिसेंटर हो, जिसका मोर डिस्ट्रक्शन है, मोर आप देखिए कि इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलता है सेलो अर्थक्वेक का। तो रिसेंटली जिस तरीके से अर्थक्वेक के जो नंबर्स इंक्रीज हुए हैं, इंडिया का यहाँ पे क्या प्रिपेयर्डनेस है उसके बारे में डिस्कशन है, रेडीनेस को हमें कैरी करना चाहिए। जीएस पेपर थर्ड के अंदर में डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है, तो वहाँ पे आपसे इसका सवाल है वो हो सकता है, तो इसको एक बार डिस्कस करते हैं। डिस्कशन ये है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि अर्थक्वेक के रिगार्डिंग में फॉल्ट लाइन हुआ करती है। फॉल्ट लाइन क्या है? फॉल्ट लाइन आप देखिए कि वो एरिया है जहाँ पे अर्थक्वेक्स हैं वो ओरिजिनेट करते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स का वहाँ पे कोलिजन हो, उनका जो आप देखिए कि कोई सब्सिडेंस हो, किसी भी तरीके का इश्यूज हो टेक्टोनिक प्लेट्स के रिगार्डिंग में। तो नेक्स्ट आप देखिए कि इंडियन जो प्लेट है उसके द्वारा यूरेशियन प्लेट को कंटिन्यूस जो पुश है वो किया गया है। यूरेशियन प्लेट को पुश करने की वजह से हमारे जो फॉल्ट लाइन है वो क्रिएट होती है ग्रेट हिमालयाज का जो एरिया है, जिसमें कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वहाँ तक। तो आप देखिए कि हमारे जो हिमालयन एरियाज हैं वहाँ पे मेजरली आपको अर्थक्वेक्स हैं वो फील होते हैं। पामीर नोट का जो एरिया है जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के उस एरिया के अंदर सिचुएटेड है, वहाँ से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इसी वजह से ये फ्रजाइल रीजन है, वल्नरेबल रीजन है, लैंडस्लाइड वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, अर्थक्वेक का इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि काफ़ी सारे जो अर्थक्वेक का जो सिस्मिक एक्टिविटी को देखते हुए इंडिया को काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डेवलप नहीं करने चाहिए इस एरिया के अंदर में। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं डेवलप करने चाहिए स्टूडेंट्स। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंट है, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट डेवलप किया गया उसके अंदर में वहाँ पे जो बेसिकली आप देखिए कि डैम्स का जो कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि इम्पैक्ट है वो उनके ऊपर भी हो सकता है। जोशीमठ के अंदर में हमने ऑलरेडी देखा है कि वहाँ पे एनटीपीसी का जो प्लांट है वो सिचुएटेड है, लैंड सब्सिडेंस का जो इश्यू है वो देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा जो सिस्मिक जोन्स है उसका प्रॉपर रेगुलेशन हो, टाइमली वे के अंदर में उसके रिगार्डिंग में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेवलप किया जाए कि सिस्मिक जोन सेकंड के अंदर में है कोई एरिया, या सिस्मिक जोन थर्ड के अंदर में है या फोर्थ के अंदर में है।
इसके अलावा हमारे हाइडल प्रोजेक्ट्स, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी उसी एरिया के अकॉर्डिंग में डेवलप है वो किया जाए। उत्तर प्रदेश के वहाँ पे एक नरोरा प्रोजेक्ट है, उसके बारे में भी मेंशन किया गया है इसके अंदर में, तो बेसिकली उसी के बारे में है। नेक्स्ट आप देखिए कि बिल्डिंग्स के बारे में है, बिल्डिंग्स को भी डेवलप किया जाए, बिल्डिंग कोड एग्जिस्टेंस में आए, जिससे कि कम इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिले। क्योंकि आप देखिए अर्थक्वेक को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, रोक नहीं सकते हो, अपना जो प्रिपेयर्डनेस है उसको आप कैरी कर सकते हो उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से हैं। एक तो आप देखिए कि स्कूल एनरोलमेंट, जो यहाँ पे स्कूल एनरोलमेंट जो डिक्लाइन हुआ है उसके बारे में डिस्कस किया गया। और तमिलनाडु के कुछ जो ऑब्जेक्शन है एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, तो उसका डिस्कशन है फेडरलिज्म के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट तमिलनाडु के रिगार्डिंग में हम यहाँ पे एक बार डिस्कस करते हैं। आप देखिए कि समग्र शिक्षा अभियान है उसको लॉन्च किया गया था, समग्र समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान के अंदर में कौन से तीन जो स्कीम्स है उनको सबमर्ज किया गया, कौन से तीन स्कीम है जिनको की मर्ज करते हुए समग्र शिक्षा अभियान है वो बनता है। तो स्टूडेंट सर्व शिक्षा अभियान है जो कि प्राइमरी एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है जो कि आप देखिए कि सेकेंडरी एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से है। और स्टूडेंट टीचर्स एजुकेशन, जो क्वालिटी टीचिंग है, क्वालिटी एजुकेशन है, उसको प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में। तो समग्र शिक्षा अभियान का जो बेसिक मैंडेट यही था कि जो क्वालिटी और क्वालिटी एजुकेशन है उसको प्रमोट करना है, इक्विटेबल, उसका जो एक्सेसिबल है वो होना चाहिए। बट स्टूडेंट्स रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा कुछ लिमिटेशंस लगाए गए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या उन क्राइटेरियाज को जो जिन स्टेट्स के द्वारा इम्प्लीमेंट है वो किया जाएगा, जिसके अंदर एक 3 लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है जिसको कि तमिलनाडु के द्वारा अपोज किया गया है। तो जो फंड है उसको नहीं रिलीज किया जाएगा। फंड ना रिलीज करने की वजह से स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर में डिक्लाइन हो सकता है, उसका जो क्वालिटी वर्क है उसके अंदर में रिडक्शन है वो हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है उसको प्रमोट किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में, कि तमिलियन लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, और कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज है उसको आप प्रमोट कीजिए। बट आप देखिए कि तमिलनाडु के वहाँ पे अदर लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से हमेशा एंटी सेंटीमेंट है वो देखने के लिए मिला है। जैसे कि तमिलनाडु के द्वारा 1937 के समय का जो ट्राई लिंगुअल जो सिस्टम है उसको अपोज किया गया था। 1937 आप देखिए उस समय जाकिर हुसैन एक प्लान भी आता है। तो स्टूडेंट्स जो ट्राई लिंगुअल जो सिस्टम है उसको वहाँ पे अपोज किया गया, ट्राई लिंगुअल सिस्टम को अपोज किया गया। इसके अलावा आप देखिए कि 1968 के समय जब हमारा फर्स्ट जो एजुकेशन पॉलिसी बनता है वो कौन सा था, डीएस कोठारी। तो उसका जो एजुकेशन जो प्रमोशन था 2 लैंग्वेज वाला, उसको प्रमोट किया गया था तमिलनाडु के द्वारा। तो स्टूडेंट्स वन साइज फिट ऑल पॉलिसी का जो प्रोसेस है वो नहीं होना चाहिए, रिजिड पॉलिसी है वो नहीं होना चाहिए। हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर में यहाँ पे एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करते हुए वर्क को कैरी आउट करने का ज़रूरत है। एक तो आप देखिए कि एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर में है, बोथ एरियाज़ को वहाँ पे पावर है लॉ मेकिंग का। इसी वजह से आप देखिए कि काफ़ी बार उसका कंकरेंट सिचुएशन उसके लिए जो नेगेटिव वर्क के रूप से भी वर्क करता है। बोथ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंटर का भी और स्टेट का भी। इसी वजह से हमें जो स्टेट स्पॉन्सर जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर में आप देखिए कि डिक्लाइन है, क्वालिटी एजुकेशन के अंदर डिक्लाइन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो सर्वे बताया गया है, जो यूनाइटेड आप देखिए कि डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन है, तो मिनिस्ट्री एजुकेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो उसके बारे में बताया ये गया कि 6% जो ड्रॉप है वो हुआ है। हमें अपना जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको बेटर यूटिलाइज करना है, तो एजुकेशन है, क्वालिटी लर्निंग है, उसको प्रमोट है वो करना होगा। तो स्टूडेंट्स यही और काफ़ी सारे डाटाज मेंशन है जो एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन के बारे में है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन अभी रिसेंटली कलकत्ता का जो केस था मेडिकल प्रैक्टिशनर, और केरल का जो केस है जिसमें एक केस के अंदर में आप देखिए कि जो डेथ पेनल्टी है वो दिया गया है, एक के अंदर में नहीं दिया गया है, तो उसी के बारे में डिस्कशन किया गया है यहाँ पे। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन है वो फर्स्ट टाइम आप देखिए कि केस है जगमोहन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जगमोहन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1972 के समय, जब पेटिशनर के द्वारा आर्ग्यू ये किया गया कि डेथ सेंटेंस अगर किसी पर्सन को दिया जाता है तो उसकी जो सभी फंडामेंटल राइट्स है उसको ये एंड करता है। फंडामेंटल राइट तो आपको राइट टू लाइफ भी है, डिग्निफाइड लाइफ के पर्सपेक्टिव से। तो ऐसे इस तरीके से जो आर्ग्यू है वो किया गया। बट आप देखिए कि कोई भी जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का कोई डॉक्ट्राइन है वो वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में नहीं आया था जगमोहन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस के अंदर में।
फिर स्टूडेंट्स 1980s के समय एक बच्चन सिंह केस आता है, बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब है, बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब है। बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब जो 1980s का जो केस है उसके अंदर में डिस्कस क्या किया गया है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है। फिर आप देखिए कि मच्छी सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का भी केस आएगा लेटर फेज के अंदर में। वहाँ पे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन का जो फ्रेमवर्क है उसको डेवलप किया गया। फ्रेमवर्क बेसिकली क्या है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन का फ्रेमवर्क यही है कि 5 ऐसे एरियाज हैं वो बताए गए हैं। एक तो आप देखिए कि जो क्राइम किस तरीके से कमिट हुआ है, जो मैनर ऑफ कमिटिंग द क्राइम किस तरीके से है, मैनर है वो कैसा है, क्या ब्रूटल है, काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल वहाँ पे एट्रोसिटी है उसको कैरी किया गया है क्राइम के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि मोटिव क्या था, क्राइम का जो मोटिव है वो क्या था, मैनर कैसा है। सेकंड यहाँ पे पूछा गया है कि उसका जो बेसिकली जो मोटिव है वो क्या है। थर्ड स्टूडेंट सोसाइटल किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, नेचर ऑफ क्राइम। तो आप देखिए कि सोशली जो इम्पैक्ट है उसको यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम के बारे में भी है कि जो क्राइम का जो मैग्नीट्यूड है उसको भी एक क्राइटेरिया माना गया है। और फिफ्थ स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पर्सनैलिटी है, जो क्राइम कमिट करने वाला जो पर्सन है वो कौन है, किसके ऊपर क्राइम कमिट किया गया है, क्या चिल्ड्रन है, क्या यहाँ पे हेल्पलेस वुमेन है, तो कौन से ऐसे पर्सन है जिसके साथ में जो क्राइम है वो कमिट हुआ है, क्राइम कमिट करने वाला जो पर्सन है वो भी कौन है, उसका सिचुएशन कैसा है। तो इस तरीके से 5 क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का जो डॉक्ट्राइन है वो इस्टेब्लिशमेंट में आया कि उसी समय में जो कैपिटल पनिशमेंट है वो दिया जाएगा। हमारे काफ़ी सारे वर्ल्ड के कंट्रीज के वहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बैन भी है। तो अब आप देखिए कि क्या इस फ्रेमवर्क के थ्रू कैपिटल पनिशमेंट या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के अंदर में जो फांसी का सजा है वो डिक्लाइन हुआ है, फर्दर कन्फ्यूजन को क्रिएट किया है। यस स्टूडेंट्स, कैपिटल पनिशमेंट का डिक्लाइन जरूर हुआ है, केसेज अब काफ़ी कम देखने के लिए मिलते हैं, बट अगर आप देखिए कन्फ्यूजन को जरूर क्रिएट किया है ये जो फ्रेमवर्क है, काफ़ी सारे केसेज के अंदर दिया भी गया है उसके लेटर फेज के अंदर में। चाइना के वहाँ पे मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन के बारे में है कि वहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। आप देखिए कि सीनियर सिटीजन जो 60+ सिटीजन्स है उनका जो पॉपुलेशन के अंदर जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हुआ है। इंडिया भी अभी प्रेजेंट समय में यंग कंट्री है, बट आने वाले समय के अंदर में हमारे यहाँ पे भी पॉपुलेशन के अंदर में जो सीनियर सिटीजन्स हैं उसके नंबर्स हैं वो इंक्रीज होंगे। क्या एग्जाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन है वो पता होना चाहिए। आप देखिए कि यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है जो कि उत्तराखंड के वहाँ पे, उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट बनेगा हमारे कंट्री का जो आफ्टर द इंडिपेंडेंस जिनके द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो वहाँ पे जो लिविंग इन रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा अप्रोच किया गया है कि उनका जो प्राइवेसी का इन्वेजन हुआ है। तो कोर्ट के द्वारा पूछा गया किस तरीके से प्राइवेसी का इन्वेजन हुआ, क्या आप कोई केव के अंदर रहते हो, आप सोसाइटी के पार्ट हो, कोई सीक्रेट प्रोसेस तो है नहीं। बट एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक तो आप देखिए कि आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी के एस पुट्टास्वामी केस के अंदर दिया गया। फिर नेक्स्ट आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो राइट टू लाइफ का भी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कि राइट टू लाइफ आप अपने जो डिसीजंस हैं डिग्निफाइड लाइफ के अंदर में कैरी कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में तो आर्टिकल 44 के अंदर में मेंशन किया गया है। उत्तराखंड से पहले आप देखिए कि गोवा नाम का जो कंट्री है वहाँ, सॉरी, गोवा नाम का जो स्टेट है वहाँ पे, गोवा नाम का स्टेट के वहाँ पे पोर्तुगीज के एरा के समय का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। रेमिशन के पर्सपेक्टिव से है कि जब भी किसी पर्सन का रेमिशन का फाइल आता है तो गवर्नमेंट के लिए ओब्लिगेशन है कि उसको कंसीडर किया जाए, जो एलिजिबल जो कन्विक्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। ऐसा नहीं है कि उसके जो रिलेटिव पर्सन हैं उनके द्वारा जब पेटिशन फाइल किया जाए उसी समय गवर्नमेंट उसको कंसीडर करे। तो आप देखिए कि प्रिजन स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये जो पावर्स हैं वो आती हैं जब भी कोई पर्सन है वो रेमिशन के लिए एलिजिबल है, उसके द्वारा अपना जो बिहेवियर है उसको कैरी किया गया है अपने पनिशमेंट पीरियड के दौरान में प्रिजन एरिया के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप देखिए कि जो हमारा इनलैंड वाटरवेज है उसके रिगार्डिंग में आसाम के वहाँ पे एक प्रोजेक्ट है उसको इनिशिएट किया गया। इनलैंड वाटरवेज क्या है, 2016 के समय लॉन्च किए गए थे। हमारे कंट्री के अंदर में काफ़ी सारे वाटरवेज हैं, 116 टोटल उनको बताया गया है। इसके अंदर में आप देखिए कि कुछ ऐसे भी एरियाज है जहाँ पे जो जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हुए हैं, चाहे गंगा का एरिया हो या सदर्न पार्ट के अंदर हो।
नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके क्या पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव यही है कि एमिशन लेवल को ये रिड्यूस करेगा, बट कुछ नेगेटिव ये भी हैं कि इन्वायरमेंटल जो लाइफ है वहाँ पे जो आप देखिए कि जो नदी का जो लाइफ है, जो मेरीन लाइफ है, उसको ये इम्पैक्ट है वो कर सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है अर्बन एरियाज के अंदर में स्लाइटली डिक्लाइन हुआ है, ये सर्वे के अंदर बताया गया, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के जो डाटाज रिलीज हुए हैं उसके अंदर में। यूनियन कार्बाइड 1984 के समय एक कंपनी था जिसके द्वारा इंसेक्टिसाइड जो पेस्टिसाइड्स हैं वो बनाए करते थे, बट आप देखिए कि वहाँ पे लीकेज होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो लीकेज हुआ जिसके अंदर में काफ़ी सारे लोगों का ट्रेजेडी है वो सामने आता है, जिसको कि हम भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना करते हैं। स्टूडेंट्स उसी यूनियन कार्बाइड का जो वेस्ट है उसके डिस्पोजल को सेंड किया गया है, कोर्ट के द्वारा अलाउ किया गया है, टॉक्सिक वेस्ट का जो डिस्पोजल है उसको कैरी है वो किया जाए। इनकार्नेशन का एक यहाँ पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ जो प्रोसेस है वो हुआ करते हैं, जिसके अंदर में जो टॉक्सिक वेट्स हैं उनको बर्न किया जाएगा। तो आप देखिए कि बर्निंग प्रोसेस के थ्रू ही इसका जो डिस्पोजल है वो कैरी आउट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया के द्वारा, आप देखिए कि 2015 के समय में 2015 के समय पेरिस एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया था। तो उसी के पर्सपेक्टिव से इंडिया के द्वारा बाई एनुअल ट्रांसपेरेंसी जो रिपोर्ट है, बाई एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है उसको यहाँ पे जो सबमिट है वो किया जाएगा। बाई एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट एक वन काइंड ऑफ पार्ट ऑफ कमिटमेंट है जिस भी कंट्री के द्वारा पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया गया उसके जो सिग्नेटरी हैं। इंडिया आप देखिए ऑफिशियली जो रिपोर्ट है वो लिटिल बिट लेट फेज के अंदर में इंडिया के द्वारा सबमिट किया गया है। ग्रीन हाउस एमिशन के रिगार्डिंग उनका क्या पोजीशन है, इन्वेंट्रीज का डेवलपमेंट कैसा है, की सेक्टर जो रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। ये डॉक्यूमेंट है जिसका टेक्निकली जो रिव्यू है, इस जो बाई एनुअल जो आप देखिए कि जो ट्रांसपेरेंसी रिव्यू है इसका जो टेक्निकल रिव्यू है वो किया जाएगा जो इंडिपेंडेंट एंड नॉन इंडियन जो पर्सन है उनके द्वारा। यूएनएफ ट्रिपल सी के जो एक्सपर्ट है जिनको उनके द्वारा डेजिग्नेट किया गया है उनके द्वारा इस रिपोर्ट है उसको रिव्यू किया जाता है। आप देखिए कि पहले जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हीं के द्वारा अपना जो बाई एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है उसको सबमिट है वो किया जाता था, बट यहाँ पे जो बेसिकली उन कंट्रीज को भी अलाउ किया गया है जो कंट्रीज यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज हैं या लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं। बाकू के अंदर जो समिट ऑर्गेनाइज हुआ था कोप जो 2024 के समय कोप 29, तो उस दौरान में इसको डिसीजन है वो लिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मल्टीलिंगुअल हब के रूप से डेवलप किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिससे कि स्कीम्स का जो आउटरीच है उसको कैरी आउट करवाया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि रसियन जो ऑयल है उसको कि कैस्पियन सी के एरिया के अंदर में कजाकिस्तान के लिए जो जाने वाला ऑयल सप्लाई है उसको इम्पैक्ट करता है। एक यूक्रेन का जो ड्रोन अटैक है वो हुआ है। कैस्पियन सी के साथ में कौन कौन से कंट्रीज हैं वो एरिया शेयर करते हैं। तो स्टूडेंट तारीख नाम से एक निमोनिक है उसके थ्रू आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट आप देखिए कि यूएन के द्वारा जिस तरीके से यहाँ पे M23 रेबल ग्रुप के द्वारा जो एट्रोसिटीज को कैरी किया गया, एट्रोसिटीज कहाँ पे कैरी किए गए हैं आप देखिए M23 आर्म्ड ग्रुप के द्वारा बुकाऊ नाम से एक सिटी है, बुकाऊ नाम से एक सिटी है ईस्टर्न पार्ट ऑफ कोंगो के अंदर में। रवांडा के द्वारा आप देखिए किस कंट्री है उसको इस रेबल ग्रुप है उसको बैक किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट टर्की के बारे में है, टर्की के द्वारा आप देखिए कि ऑपरेशन है वो लॉन्च किया गया जिसके अंदर कुछ पर्सन्स हैं उनको डिटेंड है वो किया गया है। यहाँ पे टर्की के द्वारा कुछ सस्पेक्ट पर्सन्स हैं उनके डिटेंशन के बारे में है। अर्जेंटीना के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके अगेंस्ट में जो केस है क्रिप्टो का एक केस है उसको इन्वेस्टिगेट है वो किया जाएगा। और यूरोपियन लीडर्स जो कि यूक्रेन वॉर के रिगार्डिंग में रसिया यूक्रेन वॉर के पर्सपेक्टिव से मिले थे उनके जो डिफरेंसेज है वो सामने आए हैं कि पीस कीपिंग फोर्सेज जो है वो वहाँ पे सेंड करनी है या नहीं करनी है यूक्रेन के एरिया के अंदर में। आप देखिए कि टोरंटो के वहाँ पे क्रैश है वो भी सामने आया एविएशन सेक्टर के अंदर में। स्टूडेंट्स एविएशन सेक्टर पिछले कुछ समय से काफ़ी बार न्यूज के अंदर में था और इंटरनेशनल जो सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है यूएन का स्पेशल बॉडी है एविएशन सेक्टर के रिगार्डिंग में, उसका भी आप देखिए कि जो हेडक्वार्टर है वो कनाडा के वहाँ पे मॉन्ट्रियल नाम की जो जगह है, मॉन्ट्रियल नाम की जो जगह है वहाँ पे सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चंद्रा जो एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है, इसके अलावा आप देखिए कि जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है उसके द्वारा एक फ़ोटो लिया गया था, उसी को यहाँ पे फ़ोटो के अंदर में शो है वो किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि ग्रीस का जो सेंटोर्नी आइलैंड है, ग्रीस का जो सेंटोर्नी आइलैंड है जो कि
बेसिकली वहाँ पे आप देखिएगा अर्थक्वेक का जो स्वैम्प है वो देखने के लिए मिला था कि काफ़ी लंबे समय तक जो अर्थक्वेक का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है। तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि उसका जो रूट कोज है वो क्या है, टेक्टोनिक एक्टिविटी है उसका जो इंटरेक्शन होना, मैग्नेटिक प्रोसेस है वो उसके बेसिकली रूट कोज है कि कंटिन्यूस वहाँ पे सेंटोर्नी आइलैंड के वहाँ पे, जो कि एक ग्रीस का आइलैंड है सेंटोर्नी आइलैंड, वहाँ पे अर्थक्वेक का जो स्ट्रॉम है वो देखने के लिए मिला। तो लोकेशन एक बार जरूर से देख लेना, सेंटोर्नी आइलैंड जो ग्रीस का पार्ट है, जो कि सिचुएटेड है एक वाटर बॉडी एरिया के अंदर में। कौन सा वाटर बॉडी है, क्या मेडिटेरियन का नॉर्दर्न पार्ट है। तो स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क था, इसको आप सॉरी ये आपका न्यूज़पेपर डिस्कशन था, इसको आप रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।